अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। 10 अप्रैल 2022 जब इमरान खान को प्रीमियरशिप से निकाला जाता है, जब उसकी हुक्मरानी ख़त्म की जाती है, जब 174 नेशनल असेंबली के मेंबर्स साथ मिलकर इमरान खान को प्रीमियरशिप से डिपोज करते हैं, उसके तख्त को ख़त्म किया जाता है, उसको हुक्मरानी से गिराया जाता है। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. 9 मई 2023 जब इमरान खान को मिलिट्री अरेस्ट करता है, जब इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है, तो बहुत बड़े तादाद में जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे वो बाहर निकल आते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करना शुरू करते हैं, मेट्रो स्टेशंस पर अटैक करते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना शुरू करते हैं, उस पर हमला करना शुरू करते हैं। और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और नेटवर्क्स भी 3 दिन तक बंद रहते हैं। जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे वो गलियों में निकल आते हैं और वो यही स्लोगन लगाना शुरू करते हैं कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए, उसको फ्री किया जाए। 31 जनवरी 2024 इमरान खान पर तोशाखाना की वजह से, उस केस की वजह से 14 साल का इम्प्रिजनमेंट मीन्स उसको 14 साल के लिए जेल का सजा दिया जाता है। Winning captain was sentenced to 14 years in prison on Wednesday in a corruption case for retaining expensive state gifts when he was in power. His wife has also been handed the same quantum of punishment and has surrendered. उसके कुछ दिन बाद इमरान खान को इलीगल मैरिज केस में 7 साल का सजा दिया जाता है उसके बीवी बुशरा बीबी के साथ। There's more trouble that is brewing for the former Pakistani Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi, who've now been sentenced to 7 years in prison. A Pakistani court has now ruled that the 2018 marriage of Imran Khan with Bushra Bibi has violated the Sharia law. The two have each been fined 500,000 Pakistani rupees, which is about $1,800. And this is the third adverse ruling against the beleaguered former Pakistani Prime Minister in a span of a week. 2024 में ही इमरान खान का जो इलेक्टोरल बेट सिंबल था उसको रिमूव किया जाता है, उस पर बैन लगाया जाता है कि इमरान खान के जो पार्टी का बेट सिंबल है उसे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा, इख्तियार करेगा नहीं, उसे कोई भी पार्टी इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पर इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था और उसको कम्प्लीटली तबाह किया गया था और इसके पार्टी को दिसंबर 2023 में अनाउंस किया जाता है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत ने भी तौसीक की है। अटॉर्नी जनरल ने आरिफ अलवी का खत सुप्रीम कोर्ट में पढ़कर सुना दिया। इलेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन भी अदालत उज़्मा में पेश। फिर 8 फरवरी 2024 को फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेटिंग इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस सुबह को 8 बजे इलेक्शंस शुरू होते हैं और ये शाम के 5 बजे तक ये इलेक्शंस रहते हैं। अवान में यानी कि नेशनल असेंबली में चलते हैं पंजाब बहावलपुर, NA 168 बहावलपुर 5, NA 168 बहावलपुर 5। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहां पर यानी कि PTI बैक्ड उम्मीदवार यहां पर है आगे। समीउल्लाह चौधरी 175 वोट्स लेकर समीउल्लाह चौधरी आगे।
मुस्लिम लीग नून के इकबाल चुनर 50 वोट लेकर हैं दूसरे नंबर पर, 175 बमुकाबला 50। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी आगे, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सिर्फ 50 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ये है NA 100। और ये इलेक्शंस 18,000 कैंडिडेट्स वो डिफरेंट पार्टीज के लिए, मुख्तलिफ पार्टीज के लिए लड़ रहे थे। वो 18,000 कैंडिडेट्स थे। वो 336 नेशनल असेंबली सीट्स के लिए लड़ रहे थे और 749 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स के लिए लड़ रहे थे। और जो वोटर्स थे वो 128 मिलियन वोटर्स थे पाकिस्तान में, जो कि वोट के लिए आए थे। वोटिंग शुरू होती है और पहले से ही जब वोटिंग शुरू होता है तो नेटवर्क्स को बंद किया जाता है। लेकिन इससे पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने ये प्रॉमिस किया था कि जो नेटवर्क्स हैं उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। लेकिन जब इलेक्शन शुरू हुए, शुरू होने से पहले ही उसको बंद किया गया था और उसको बहुत घंटे तक उस नेटवर्क को बंद रखा गया था। बहुत देर के बाद उस नेटवर्क को खोला जाता है। जब वो नेटवर्क बंद हुआ तो लोगों को बहुत मुश्किलात हुआ था, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर नेटवर्क्स होते तो ईजिली लोगों का पता चलता कि इलेक्शंस कहाँ पर हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं हो रहे हैं, कि रिजल्ट्स को कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं। तो ईजिली कोई भी डिफ़िकल्टी ECB को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन नेटवर्क्स को बंद किया गया था तो यहाँ पर लोग देना शुरू करते हैं नेटवर्क्स के बगैर। और सिंध में वोट देने के लिए जो सिंधी लोग थे उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी लोगों का जो वोट वहाँ पोलिंग स्टेशंस पर लगता है जहाँ पर वो जा ही नहीं सकते, बहुत दूर उनका लगता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे तादाद में लोग वोट्स नहीं देते। 5 बजे ये वोटिंग खत्म होता है। रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन का एक लॉ है, वो उसका ये एक जिम्मेदारी है कि जब इलेक्शंस खत्म हो तो उसके अगले दिन सुबह के 2 बजे रिजल्ट्स उसको अनाउंस करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। लेकिन जब ये 2024 में इलेक्शंस हुए तो 2 बज गए। लोग वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होंगे। 9 फरवरी आया, कुछ अनऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल रिजल्ट्स थे वो अच्छी तरीके से अनाउंस नहीं हुए। न्यूज़ आपके सामने रख रहा है, ये पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। NA 231 मलीर का नतीजा हमने आपके सामने रखा। NA 256 खुजदार चलेंगे, वहां पर मोहम्मद अख्तर मेंगल इस वक्त लीड कर रहे हैं, 151 वोट लिए हैं उन्होंने। और दूसरी तरफ अब्दुल रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कि अभी तक इस हल्के NA 256 खुजदार में दूसरे नंबर पर हैं। जितने लेकिन 10 फरवरी के सवेरे दिन में ये रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं और ये ऑफिशियल रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से थे कि 103 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उनमें से PTI कैंडिडेट्स भी थे। उन्होंने 103 नेशनल असेंबली सीट्स हासिल किए। उसमें से PTI जो कैंडिडेट्स थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने 93 सीट्स हासिल किए। और जो PMLN था उसने 75 नेशनल असेंबली सीट्स हासिल किए। और जो PP था उसने 54 नेशनल असेंबली सीट्स जीते। और मुत्तहिदा कौम में उसने 30 राउंड अबाउट 30 सीट्स उसने जीते। लेकिन जब ये ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले बहुत सारे अनऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके थे। जब ये रिजल्ट्स चल रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे अनऑफिशियल रिजल्ट्स TV चैनल पर आए थे। उनमें से कुछ अनऑफिशियल रिजल्ट्स ये थे कि जो PTI था उसने 127 नेशनल असेंबली सीट्स जीते थे, वो सबसे आगे था। मींस उसने सबको बीट किया था। जो दूसरे नेशनल पार्टी थे वो उससे पीछे थे। और एक अनऑफिशियल रिजल्ट ये भी था कि PTI था उसने 61 नेशनल असेंबली सीट्स जीते थे और 47 PP ने जीते थे और 41 PMLN जीते थे और 27 मुत्तहिदा कौमी पार्टी ने उसने जीता था। ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स थे। तो यहाँ पर लोगों के जहन में जब ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जब ये ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो यहाँ पर फिर भी किसी प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस नहीं किया गया था, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट पार्टीज ने जीता था। तो
ان کے لیے کوئی بھی ایک لیڈر نہیں تھا, ان کے ساتھ کوئی بھی ایک لیڈر کھڑا نہیں تھا, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے اور ان کا لیڈر جیل میں تھا. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس لیڈر ہونا یہ ممکن نہیں تھا, اور وہ کسی اور کو لیڈر بنائے ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. تو اس کی وجہ سے کہ کس کو پرائم منسٹر بنایا جائے وہ ڈیلے کیا گیا تھا, پھر وہ بعد میں ساری چیزیں کیے گئے تھے. یہاں پر پھر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کا بند ہونا, یہ انفیئرلی جو الیکشنز تھے ان کا مختلف ریزلٹس بتانا, یہ لوگوں کا ووٹس نہ دینا, یہ ریگنگ کے جو باتیں ہونا, لوگوں کے ذہن میں ایک ان کے ذہن میں سوال اٹھاتا ہے کہ واقعی اس میں ریگنگ ہوا ہے, کیا واقعی اس الیکشن میں ریگنگ ہوا ہے, اور ان کے جو ڈاؤٹ تھا اس کو اور بھی زیادہ کنفرم کرتا ہے, اس کو اور بھی زیادہ ان کے ڈاؤٹس کو بڑھاتا ہے, ان کے ڈاؤٹس کو اسٹرانگ کرتا ہے. جب لیاقت علی چٹا جو کہ راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے, وہ کچھ دن الیکشن کے بعد آتے ہیں اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس الیکشن میں ریگنگ کی اور ہم نے ونرز کو لوزرز بنایا اور لوزرز کو ونرز بنایا, اور ہم نے 70,000 ووٹس کو چینج کیا, ریورس کیا, اور ہم نے 13 نیشنل اسمبلی سیٹس کو انفیئرلی ڈیوائڈ کیا, اس کا تقسیم کیا اور PMLN کو دیا. تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر کے مجھے نیند نہیں آ رہا, تو میں خود کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں. لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, مجھے وہ سونے نہیں دیتا. میں یہ سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں. میں جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے, اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں پولیس بھی شامل. صاحب جب جعلی مہریں لگ رہی تھی اس وقت آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں, اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو چیف جسٹس ہے, وہ بھی اس کام میں پورے شریک. کس کے کہنے سے سب کچھ ہوتا رہا, یہ اتنا سب کچھ ہوا, آخر کس کے کہنے سے ہوتا رہا, کیوں پریشر؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں, لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں, میں خود کیوں حرام کی موت مروں, اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں. میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ آپ نے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں. یہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں گلیوں میں نکلتے ہیں, پروٹیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اور وہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جو الیکشنز ہوئے اس میں ریگنگ ہوئے, اس میں ملٹری نے ریگنگ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور عمران خان کے ساتھ انفیئر, اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, اس کی پارٹی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, اور یہ جو سیٹس تھے وہ انٹینشنلی جان بوجھ کر PMLN کو دیا گیا, PP کو دیا گیا, ان پارٹیز کو دیا گیا, لیکن عمران خان کے جو پارٹیز کینڈیڈیٹس تھے انڈیپینڈنٹ, ان سے یہ نیشنل اسمبلی سیٹ سے چھینے گئے, ان سے یہ ووٹس چھینے گئے. This comes at a time when protests are taking place across the country over allegations of election rigging. Thousands of supporters of the Grand Democratic Alliance, GDA, have hit out in southern Sindh province. In Jamshoro, leaders and supporters of the GDA staged a sit-in protest and blocked the Hyderabad-Jamshoro interchange, demanding free and fair results of the recently held elections. Protest and highway blockade in Sindh comes a day after workers and supporters of different political parties in Quetta blocked all the main highways linking Balochistan province with the entire nation. ریگنگ کے ریزلٹس یہ بتائے جاتے ہیں کہ ریحانہ امتیاز دار, جو کہ خواجہ آصف کے ساتھ اس کی مخالف تھی, اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں نیشنل اسمبلی سیٹ 71 سیالکوٹ 2, وہاں پر اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں. ریحانہ امتیاز پی ٹی آئی کی ممبر ہیں, اور اس نے جب پہلے
रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ पर, तो उसके वोट्स 1,31,615 से ज़्यादा थे। वो ख्वाजा आसिफ से बहुत बड़े मार्जिन से आगे था, बहुत बड़े मार्जिन से आगे था। ख्वाजा आसिफ बहुत पीछे था, 81,000 वोट के मार्जिन से ख्वाजा आसिफ था, उसके आगे था रिहाना इम्तियाज़। लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो रिहाना दार ये डिक्लेयर किया गया कि रिहाना दार 31,000 वोट्स उसने हासिल किए और ख्वाजा आसिफ ने बहुत ज़्यादा वोट्स हासिल कर लिए। तो ख्वाजा आसिफ ने ये इलेक्शन, ये सीट जीत लिया है सियालकोट का। ऐसे ही सलमान अकरम राजा जो कि ओन चौधरी के साथ मुकाबला कर रहा था, ये सलमान अकरम राजा पीटीआई के इंडिपेंडेंट मेंबर थे। उसने 1 लाख से ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे जब रिजल्ट्स टीवी चैनल पर अनाउंस हुए थे। लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे तो वहाँ पर बताया जाता है कि ओन चौधरी ने ये जो लाहौर नेशनल असेंबली सीट 128, लाहौर 12, उसने ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सीट उसने जीत ली है। ऐसे ही फिर कुछ दिन बाद सलमान अकरम राजा द गार्डियन ब्रिटिश न्यूज़पेपर चैनल में आते हैं और वहाँ पर ये बताते हैं कि कैसे जो मिलिट्री है उसने इस इलेक्शन में खुद को शामिल किया और कैसे उसने ये जो सीट्स हैं, ये जो रिगिंग है, वो कैसे उसने रिगिंग किया और कैसे उसने वोट्स पीटीआई से छीन लिए और सीट्स छीन लिए और पीएमएलएन को दिए। और पीटीआई ये क्लेम करता है कि 18 से नेशनल असेंबली सीट थे वो अनफेयरली पीएमएलएन को दिए गए। उनमें से 6 मेंबर्स थे, उन्होंने ये कहा कि उनको मिलिट्री था उसने धमकाया, पीटीआई के मेंबर्स थे उनको धमकाया, हमें ये कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हें जेल में डालेंगे। उनमें से जो पीटीआई मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हमें थ्रेट किया था मिलिट्री ने। वो यासीन राशिद जिसने लाहौर में नवाज शरीफ से हारा था और उसमें जान मोहम्मद बुलेवी जो कि फार्मर स्पोक्स पर्सन ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा कि उनको मिलिट्री ने थ्रेट किया था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो हमें वो सजा देगा। ऐसे ही 13 फरवरी 2024 में गौहर अली वो ये क्लेम करते हैं कि पीटीआई ने 180 नेशनल असेंबली सीट्स जीते थे, उनमें से 3 उसने इस्लामाबाद में जीते थे, 4 बलूचिस्तान में, 115 पंजाब में और 16 सिंध में और 42 खैबर पख्तूनख्वा में। इतने सीट्स पीटीआई ने जीते थे। लेकिन अनफेयरली 50 से ज़्यादा उसके जो नेशनल असेंबली सीट्स थे वो पीटीआई से छीने जाते हैं और बहुत बड़े तादाद में उसके सीट्स छीने जाते हैं। और बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि दूसरे पार्टीज से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सीट जीते थे तो उन्होंने उस सीट से रिज़ाइन किया था, उसको छोड़ा था, रिलिंग्विश किया था और उन्होंने कहा था कि ये सीट्स जो है ना पीटीआई मेंबर्स उनके कैंडिडेट के हैं, हमें ये सीट्स नाइंसाफ़ी से दिए गए हैं, हमने ये सीट्स नहीं जीते हैं। उनमें से जो एक बंदा है वो हाफिज नईम उर रहमान जो कि जिसने PS 129 कराची सेंट्रल वहाँ वो प्रोविंशियल असेंबली का सीट उसने जीता था सिंध में, लेकिन उसने कहा था कि ये सीट पीटीआई कैंडिडेट से बिलोंग करता है, उसका है, उसने जीता है तो ये सीट मुझे अनफेयरली दिया गया है। और दूसरा बंदा जिसने ये कहा है वो लीडर ऑफ ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी जिसने पीर ऑफ पगारो सिंध में 2 सीट्स नेशनल असेंबली सीट्स जीते थे इस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने भी ये सीट्स छोड़े थे। ऐसे ही बहुत सारी सीट्स जो है ना पीटीआई मेंबर्स से छीने गए और इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा रिगिंग की गई थी क्योंकि नेटवर्क्स भी बंद किए गए थे। तो मुख्तलिफ तरीके से वोट्स बताए जाते हैं, उसकी डिवीजन बताया जाता है और बताया जाता है कि कभी इस पार्टी ने इतने वोट्स हासिल किए, कभी उस पार्टी ने उतने वोट्स हासिल किए। तो ऐसे ही इसमें कौन था पीछे? इसमें मिलिट्री पीछे था और इस इलेक्शन को FAFEN फेयर एंड फ्री इलेक्शन कमीशन नेशन था, उसने इस इलेक्शन को कंडेम किया और ECB को हुक्म दिया कि इस इलेक्शन का इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो है ना अच्छी तरीके से रिजल्ट अनाउंस किए जाएं।
اور محمد اظہر اس نے جو کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں یہ اناؤنس کیا کہ فارم 45 میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فارم 45 یہ ای سی بی کا فارم ہے جس میں ریزلٹس دکھائے جاتے ہیں، جس میں فیئر ریزلٹس دکھائے جاتے ہیں. اس میں وہ دکھاتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس میں خود لکھا ہے کہ یہ الیکشنز انفیئرلی ہوئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ریگنگ ہوا ہے اور اس میں ملٹری شامل تھا، اور جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس تھے ان کے جو نیشنل اسمبلی سیٹس تھے ان سے ووٹ چھینے جاتے ہیں اور ان کے سیٹس انفیئرلی ان سے چھینے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے پیچھے کون تھا؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے PAMLN تھا اور ملٹری تھا. اور اس ساری چیز کے پیچھے کیا تھا؟ وجہ کیا تھا؟ کہ پی ٹی آئی کو ہرا دینا، کیونکہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو ایزلی وہ ان کو ہرا دیتا کیونکہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے اس کا الیکٹورل سمبل ختم ہوتے ہوئے اس پر بین لگاتے ہوئے اس نے اتنے جب ووٹس حاصل کیے تھے، اگر وہ باہر ہوتا تو وہ ایزلی جیت جاتا. بلیو میں ان کو ایک بھی نیشنل اسمبلی سیٹ جیتنے نہیں دیتا. تو اس کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے، جو عمران خان ہے، وہ ہم سے ایزلی جیت جائے گا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے عمران خان کی پارٹی کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد یہاں الیکشن میں ریگنگ لایا، نیٹ ورک کو بند کیا، اور یہ ساری چیزیں کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں پلاننگ تھا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. دیٹس اٹ آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.